जनाब कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा बच्चे, ये सेकंड सेट जो है आपका, इसके पेपर का सॉल्यूशन भी मेरे सामने है, पेपर भी मेरे सामने है। तो ये अभी आपको मैं इसको एक्सप्लेन करके देता हूँ सारे पेपर को, तवज्जो से सुनिएगा। जहाँ पे पेपर वर्क वाली चीज़ें आएंगी वो मैं अलहदा से उसकी वीडियो बनाऊँगा पेपर पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टीटास्किंग। सॉल्यूशन में ये आपके सामने सॉल्यूशन है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? आपका एक टास्क के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर जब मल्टीपल प्रोसेस चल रहे होते हैं उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। इन मल्टी थ्रेडिंग सीपीयू स्विचिंग इज इन्वॉल्व बिटवीन थ्रेड्स, यानी आपका सीपीयू प्रोसेसेस के दरमियान स्विच नहीं करता, एक प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेसेस के दरमियान स्विच कर रहा होता है। बेसिकली एक प्रोसेस के अंदर चलने वाले सब प्रोसेसेस को हम थ्रेड कहते हैं। मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व सीपीयू स्विचिंग बिटवीन टास्क्स। देखिए ना फ़र्क है। मल्टीटास्किंग क्या है? सीपीयू का एक टाइम में मल्टीपल टास्क्स को रन करना, लेट्स से 3 टास्क चलाना, इट इज़ मल्टीटास्किंग। और आपके एक टास्क के अंदर सब टास्क को चलाना, इट इज़ मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक टीचर का 3 डिफरेंट क्लासेस को पढ़ाना, ये मल्टीटास्किंग है, यानी थोड़ी देर के लिए क्लास में, थोड़ी देर के लिए दूसरी क्लास में, थोड़ी देर के लिए तीसरी क्लास में। और एक टीचर का एक क्लास के अंदर 3 ग्रुप बना के उनको पढ़ाना, उनके दरमियान स्विच करना, इट इज़ मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड शेयर सेम मेमोरी, डेफिनेटली देखो ना, एक क्लास के अंदर आप 3 ग्रुप बना के उनको 3 को पढ़ा रहे हो, 3 के दरमियान स्विच कर रहे हो, तो तीनों ग्रुप्स जो हैं, तीनों सब टास्क जो हैं वो उसी मेमोरी के अंदर चल रहे हैं ना, कमरा तो एक है, लेकिन प्रोसेस शेयर सेपरेट मेमोरी, हर प्रोसेस की अपनी मेमोरी होगी। मल्टी थ्रेडिंग इज़ फास्टर, इसलिए फास्टर है कि विद इन सेम मेमोरी आपके पास वो तीनों थ्रेड चल रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग स्लो है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ थ्रेड टेक्स लेस टाइम, थ्रेड को टर्मिनेट करने में कम टाइम लगेगा और प्रोसेस को टर्मिनेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसेस को आपने अलहदा से रिसोर्स दी होती है, उससे आपको रिसोर्स भी वापस लेनी पड़ती है, थ्रेड को अलहदा से रिसोर्स दी होती है, ठीक है। तो इसमें से जितना आपका तैयार हो जाता है, 3 पॉइंट्स भी काफ़ी हैं, 3 पॉइंट्स आप तैयार कर लें। तो मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग। सेकंड क्वेश्चन, टेस्टिंग वेरिफिकेशन फेज का क्या रोल है जी? देखें जी, टेस्टिंग इसलिए हमें करनी पड़ती है ताकि सॉफ्टवेयर डेफिनेटली हम बनाने के बाद हमने उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना होता है मार्केट में। अगर अब हम बगैर टेस्ट किए लॉन्च कर देंगे तो वो मार्केट में फेल हो जाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। टेस्टिंग या वेरिफिकेशन एक ही बात है। एग्जामिन्स द सिस्टम फॉर फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी, यानी इसमें हम फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं कि फंक्शन ठीक परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। बाय डिस्कवरिंग प्रॉब्लम्स एंड एरर्स, इसमें प्रॉब्लम्स और एरर्स को डिस्कवर करते हैं अगर उनमें कुछ हैं। इट एवेलुएट्स द कैपेबिलिटी ऑफ कोड, कोड की कैपेबिलिटीज़ को एवेलुएट किया जाता है टेस्टिंग में कि क्या कैपेबिलिटीज़ हैं कोड में। हेल्प टू वेरीफाई प्रॉपर इंटीग्रेशन, इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं टेस्टिंग में कि प्रॉपरली हर चीज़ आपस में इंटीग्रेटेड है या नहीं। तमाम कंपोनेंट्स, देखो ना, एक सिस्टम के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स होंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत से एरियाज़ होंगे, उनके दरमियान आपस में इंटरेक्शन होगा, कोड का डिफरेंट एरियाज़ आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो हमने इसमें देखना होता है टेस्टिंग में कि वो तमाम कंपोनेंट्स, सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम कंपोनेंट्स आपस में प्रॉपरली इंटरेक्ट कर रहे हैं और क्या वो आपस में प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हैं या नहीं, ठीक है, आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं। फिर इट हेल्प्स इन रिव्यूइंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन एंड कोड, इसको छोड़ दें इस पॉइंट को। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है ये टेस्टिंग। एंड इंश्योरिंग दे आर एड्रेस्ड बिफोर सिस्टम डिप्लॉयमेंट, और इस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं टेस्टिंग में कि यार वो जो डिफेक्ट्स हैं वो हमें पहले से पता चल जाएँ, डिप्लॉयमेंट से पहले पता चल जाए, इम्प्लीमेंटेशन से पहले। तो बस ठीक है, इट्स इनफ, 4 पॉइंट्स इसमें से आप तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी आपके सेकंड पेपर में, डेट इज़ व्हाट इज़ नेम्ड कांस्टेंट और राइट स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज डेट क्रिएट नेम्ड कांस्टेंट। वेरी सिंपल जी, कांस्टेंट आपका ये वैल्यू कांस्टेंट आपके पास है 3.14159 और इट इज़ आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू 1609। नेम्ड कांस्टेंट क्या बला है? और भाई कुछ भी नहीं है। नेम्ड कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट को कोई नेम दे देना, ठीक है। अ कांस्टेंट में बी गिवन नेम, उसको आप कोई नेम दे सकते हैं, यानी उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट इन अ प्रोग्राम। अ नेम्ड कांस्टेंट इज लाइक अ वेरिएबल, वेरिएबल की तरह ही होता है, ठीक है। फिर इसको कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि इसके साथ कांस्ट की वर्ड लिखा होता है हमने जनाब, ठीक है। देखो, अगर आप सिंपली इस 3.14159 को
किसी फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करोगे तो वो कैसे करोगे, फ्लोट वेरिएबल का नाम आपने पाई रख लिया और ये वैल्यू स्टोर कर दी, तो ये तो एक वेरिएबल बन गया। लेकिन साथ ये कॉन्स्ट कीवर्ड लगाओगे तो ये कॉन्स्ट नेम्ड कांस्टेंट बन जाएगा। अब ये नेम्ड कांस्टेंट बन गया, ठीक है, इसलिए इसको कांस्टेंट कह रहे हैं कि ये रीड ओनली है। अब प्रोग्राम में हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। और नेम्ड कांस्टेंट कैसे बनाना है, 3.14159 को नेम्ड कांस्टेंट बनाना है। तो इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में रखो, उसको उसके साथ डाटा टाइप लिखो फ्लोट और साथ कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दो बस। 1609 आपका इंटीजर वैल्यू है, इसको किसी वेरिएबल में रख के, किसी भी वेरिएबल में रख के साथ इंट लिखो और साथ कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दो। तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड लगाने से ये कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। तो ले मेरा बच्चा, पहले 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इनको करें रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। थैंक यू वेरी मच।